नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आपका अपना YouTube चैनल विजेंद्र सोनी गंगानगर लेकर के। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे लाइक करेंगे और इसे शेयर करेंगे। आज का अपना टॉपिक है स्थल रूपों के निर्माणकारी बल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रीट में देखें तो रीट में इसमें से सवाल बहुत पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, और यदि नेट में भी देखें तो ये बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। तो इसको ध्यान से समझे अच्छी तरह, बड़ा इंपॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक बना करके रख दूंगा मैं, इसको ध्यान दें। देखें, स्थल रूपों के निर्माणकारी बल को मैं दो रूपों में बांट देता हूं, अंतर्जात बल और दूसरा बहिर्जात बल। दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात बल का मतलब क्या है कि वे समस्त बल जो पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग से लग रहे हैं, मतलब सतह से आंतरिक भाग से लग रहे हैं, वो क्या है? अंतर्जात बल है। और अंतर्जात बल के बाद बहिर्जात बल को देखें तो बहिर्जात बल में वे समस्त बल आ जाएंगे जो पृथ्वी की सतह के ऊपर लग रहे हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर लगने वाले बल को क्या कह देते हैं? बहिर्जात बल। ये अंतर्जात बल को हम देखें तो ये स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, स्थल रूपों का निर्माण करते हैं, स्थल रूप निर्मित करते हैं, निर्मित। यदि कह दें कि पृथ्वी पर उच्चवच का निर्माणक बल कौन सा है तो अंतर्जात बल कहलाएगा। पर यदि समतल स्थापक बल कह दें, समतल स्थापक बल, तो ये क्या कहलाएंगे? बहिर्जात बल। बहिर्जात बल समतल स्थापक बल है और ये स्थल रूप निर्माण करने वाले बल है। तो इसको अच्छी तरह देख लेना। अब मैं अंतर्जात बल को दो भागों में बांट रहा हूं। अंतर्जात बल को मैंने दो भागों में बांटा है। कौन कौन से? इसको मैं क्लियर कर रहा हूं यहां से। अंतर्जात बल को मैंने दो भागों में बांटा है। नंबर एक, आकस्मिक बल। आकस्मिक बल, आकस्मिक बल में क्या शामिल है? भूकंप और ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी, इन दोनों को किस में शामिल किया है? आकस्मिक बल में। अकस्मात लगने वाले बल हैं। और यदि मैं दूसरा बल देखूं, दूसरा बल तो ये है पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल को दो भागों में बांटा जाता है। पटल विरूपणी बल को दो भागों में बांटा जाता है। और कौन से? महादेश जनक बल, महादेश जनक बल। और दूसरा कौन सा है? पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल एपिरोजेनेटिक, जेनेटिक फोर्स भी कहते हैं इसको। ये ग्रीक भाषा के एपिरोज से बना है। एपिरोज ग्रीक भाषा के एपिरोज से बना है। एपिरोज, एपिरोज का मतलब क्या होता है? महाद्वीप। एपिरोज का मतलब है महाद्वीप। तो ये महाद्वीप निर्माणकारी बल भी इसको कहा जा सकता है। किसको? महादेश जनक बल को। इसको क्लियर कर रहा हूं मैं यहां से। अब महादेश जनक बल को यदि मैं पुनः विभाजित करूं, महादेश जनक बल को मैं पुनः विभाजित करूं तो ये दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। एक तो होगा ऊपरी मुखी बल,
ऊपरी मुखी बल, इस शब्द से ही समझ जाएंगे जो बल ऊपर की ओर लगता हो। दूसरा है अधोमुखी बल। अधोमुखी बल, ऊपरी मुखी बल और अधोमुखी बल। ऊपरी मुखी बल से, ऊपरी मुखी बल को अच्छी तरह समझ लेना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ऊपरी मुखी बल मतलब किसी का ऊपर उठना, मतलब ये तो निश्चित है कि ये ऊपर की ओर लगेगा। अधोमुखी बल का मतलब है कि नीचे की तरफ बैठना, मतलब ये तो क्लियर है कि कोई चीज नीचे की तरफ बैठेगी। ऊपरी मुखी बल, मैं महाद्वीप में इसकी कल्पना करता हूँ, महाद्वीप पर इसकी कल्पना करता हूँ, महाद्वीप से संबंधित है। मैं दो चीज बता रहा हूं कि यदि किसी स्थल में निकटवर्ती स्थल भाग की अपेक्षा उत्थान हो जाए, ऊपर उठ जाए कोई स्थल भाग, तो उसको उत्थान कहते हैं। कोई स्थल भाग ऊपर उठा है तो उसको क्या कहेंगे? उत्थान कहेंगे। और महाद्वीप का ही हिस्सा हो कोई, लेकिन वो क्या हो? सागर में डूबा हुआ हो, सागर में डूबा हुआ है, और यदि उसमें ऊपरी मुखी बल लगने से अब वो सागर में डूबा हुआ नहीं रहा है और ऊपर उठ गया है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको निर्गमन कहेंगे। निर्गमन, ध्यान में रखना, इसको निर्गमन कहेंगे कि महाद्वीप का हिस्सा है, पहले सागर में डूबा हुआ था और अब वो ऊपर की ओर उठ गया है, तो उसको क्या कहेंगे? निर्गमन कहेंगे। और महाद्वीप का हिस्सा है, महाद्वीपीय भाग यह स्थल भाग ही है, उसके बीच में से कोई हिस्सा ऊपर उठ गया हो, किससे? आंतरिक बल से, तो वो क्या कहलाएगा? उत्थान कहलाएगा। अधोमुखी बल में देखें, अधोमुखी बल में भी हम महाद्वीप के संदर्भ में ही दो कल्पना कर लेते हैं, महाद्वीप के संदर्भ में ही, कि यदि स्थल भाग है, स्थल भाग के बीच का ही कोई हिस्सा नीचे बैठ गया है, लेकिन सागर से उसका कोई संबंध नहीं है, नीचे बैठ गया है, तो इसको क्या कह देते हैं? अवतलन कह देते हैं। इसको क्या कह दिया? अवतलन कह दिया है। और यदि महाद्वीप का हिस्सा है, सागर में डूबा हुआ नहीं है, सागर तट पर है लेकिन डूबा हुआ नहीं है, महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन नीचे बैठने के कारण ये सागर तल में डूब गया, सागर तल में ये डूब गया है, तो इसको क्या कहेंगे? निमज्जन कहेंगे। निमज्जन, ध्यान में रखना, निमज्जन क्या है कि महाद्वीप का हिस्सा है, सागर में डूबा हुआ नहीं था, लेकिन अब वो सागर में डूब गया है, किस बल से? अंतर्जात बल से उसका निमज्जन हो गया है। और यदि सागर में डूबा हुआ था लेकिन ऊपरी मुखी बल के कारण वो ऊपर आ गया, सागर में डूबा हुआ नहीं रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? निर्गमन कहेंगे। तो बात करें तो मुख्य कौन से हैं? भूकंप और ज्वालामुखी। ये पटल विरूपणी बल, पटल विरूपणी बल की बात करें तो महादेश जनक बल और पर्वत निर्माणकारी। महादेश जनक बल को हमने दो भागों में बांटा, कौन कौन से? ऊपरी मुखी और अधोमुखी। और फिर मैंने महाद्वीप के संदर्भ में इनकी कल्पना की है, क्योंकि महादेश जनक बल मैंने बताया था अपेरियोजेनेटिक, अपेरियोजेनेटिक एपिरोज से बना। एपिरोज का मतलब ही क्या होता है? महाद्वीप। तो महाद्वीप के संदर्भ में इसकी कल्पना की है। अब महाद्वीप के संदर्भ में इसकी कल्पना करते हुए मैंने एक तो उत्थान बताया, निर्गमन बताया, और महाद्वीप के संदर्भ में अधोमुखी बल के रूप में अवतलन और निमज्जन बताया। पर्वत निर्माणकारी बल, देखिए पर्वत निर्माणकारी बल में, ये मैं साफ कर रहा हूं इधर से, पर्वत निर्माणकारी बल में देखें तो क्षैतिज संचलन होगा। पहली बात है कि क्षैतिज संचलन होगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है सवाल कि पर्वत निर्माणकारी बल मुख्य कौन सा होता है, तो एक चीज ध्यान में रखनी है, क्षैतिज संचलन होगा। क्षैतिज संचलन होगा मतलब कोई भाग ये ऐसे और एक ऐसे एक दूसरे की तरफ आए, एक दूसरे के विपरीत जाएं, तो ऐसा संचलन होगा। ये क्या कहलाता है? क्षैतिज संचलन कहलाता है। और पर्वत निर्माणकारी बल में
हम दो बल देखते हैं, कौन सा? तनाव और संपीड़न। पर्वत निर्माणकारी बल में दो चीज हैं। क्या चीज है? एक तो तनाव, तनाव, और दूसरा कौन सा है? संपीड़न, संपीड़न, संपीड़न। तनाव से क्या उत्पन्न होता है? तनाव से या तो भ्रंशन उत्पन्न होगा, भ्रंशन उत्पन्न होगा, या कोई दरार उत्पन्न हो जाएगी, या उसमें चटकन आ जाएगी, चटकन। या तो भ्रंशन आ जाएगा, या दरार आ जाएगी, या चटकन आ जाएगा। तो ये किस में है? तनाव में है। यदि संपीड़न की बात करें, संपीड़न की बात करें, तो इसमें क्या चीज आ जाएगी? इसमें या तो संवलन बनेगा, या दूसरा क्या बनेगा? वलन बनेगा, वलन बनेगा। या तो संवलन बनेगा या फिर वलन बनेगा। संवलन और वलन में अंतर क्या है? यदि बहुत बड़ा एरिया इस संपीड़न से ऊपरी मुखी और अधोमुखी ऐसे टूटा नहीं है, कहीं से धरातल ही अपनति अभिनति के रूप में स्थापित हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र हो तो संवलन है, और छोटा एरिया हो तो वलन है। संवलन, संवलन भी दो प्रकार का होता है। संवलन भी दो प्रकार का होगा। दो प्रकार कौन से? उच्छ्वलन और अवस्वलन। उच्छ्वलन, उच्छ्वलन और अवस्वलन। उच्छ्वलन क्या होता है कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में कुछ भाग ऊपर उठ करके और गुंबदाकार आकृति बना दे, बड़ी गुंबदाकार आकृति बना दे, तो उच्छ्वलन होगा। और यदि एक गहरी खाई बना दे, यदि एक गहरी खाई बना दे, तो वो क्या कहलाएगा? अवस्वलन कहलाएगा। और वलन की बात करते हैं, तो वलन के लिए मैं अपनति और अभिनति ये रूप बता सकता हूं। इसके जो विस्तृत वर्णन है, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप डिटेल से इसको पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं बहिर्जात बलों की। बहिर्जात बल कौन से है? देखिए, बहिर्जात बलों को समतल स्थापक बल कहा है, और बहिर्जात बलों में जो मुख्य क्रिया है वो कौन सी है? अनाच्छादन की। कौन सी क्रिया है? अनाच्छादन की। अनाच्छादन की क्रिया है। अनाच्छादन को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अनाच्छादन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? अपक्षय। अपक्षय, अपक्षय क्या होता है कि किसी भी स्थलाकृति में या तो दरार आ जाना, या उसका अपने स्थान पर ढह जाना, वो क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और अपक्षय वास्तव में क्या है? एक स्थैतिक क्रिया है। स्थैतिक क्रिया, स्थैतिक क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। और दूसरा है अपर्दन। अपर्दन, अपर्दन, अपर्दन कौन सी क्रिया है? गतिशील क्रिया है। मतलब कि जो अनाच्छादन से मलबा बना है, उसमें यदि कोई बहिर्जात बल लग जाए, उसके प्रक्रम कौन से, मैं अभी बताता हूं। यदि वो प्रक्रम लग जाए तो वो मलबा अपने स्थान से बह करके दूसरे स्थान की ओर चला जाए, तो वो क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है। और ये गतिशील क्रिया है। अपर्दनात्मक प्रक्रम, अपर्दनात्मक प्रक्रम में वायु हो सकता है। वायु के अपर्दनात्मक स्थलाकृति आपने नाम सुना होगा। जैसे बात करते हैं भूस्तंभ की, भूस्तंभ हुआ, या छत्रकशिला नाम सुना होगा, छत्रकशिला ये हुआ। नदी द्वारा अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों की बात करें, मैं एक दो नाम बता रहा हूं आपको। जैसे वी आकार की घाटी हुई, वी आकार घाटी हुई, या मियांडर कह सकते हैं, मियांडर नाम सुना होगा, मियांडर हुआ। फिर बात करते हैं हम काष्ठ प्रदेश की। काष्ठ प्रदेश, काष्ठ प्रदेश कौन सा हुआ? चुन्ना प्रदेश। काष्ठ प्रदेश कौन सा हुआ? चुन्ना प्रदेश। चुन्ना प्रदेश में आपने नाम सुना होगा, जैसे पोलजे, पोलजे नाम सुना होगा। और इसके बाद में सागर तरंग, सागर
तरंग, सागर तरंग से अपरदनात्मक स्थलाकृति, जैसे नाम सुना होगा लघु निवेशिका, लघु निवेशिका या क्लिफ्ट, क्लिफ की बात करते हैं, क्लिफ, क्लिफ। इसके बाद में वायु, नदी, सागर तरंग, क्रास्ट प्रदेश और हिमानी, हिमानी की बात करते हैं। हिमानी से जैसे यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी या लटकती घाटी, ये आकृतियां बनती है। सारी की सारी आकृतियां कौन सी है? अपरदनात्मक स्थलाकृतियां है। इसके बाद देखें अनाच्छादन में, अनाच्छादन में क्या क्या सम्मिलित हुआ? अपक्ष और अपर्दन। अब बहिर्जात बलों में एक चीज और भी सम्मिलित होती है जिसको क्या कहते हैं? निक्षेपण, निक्षेपण। ये अनाच्छादन में सम्मिलित नहीं है लेकिन बहिर्जात बल में ये सम्मिलित है। निक्षेपण में ये सभी प्रक्रम आ जाएंगे। कौन सा? वायु, नदी, क्रास्ट प्रदेश, सागर तरंग या हिमानी, इन सब से निर्मित स्थलाकृतियां निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां भी बनती है। तो ये सारी मिलकर के क्या बनाती है? बहिर्जात बल को निरूपित करती है। तो ये था स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित बल। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।